बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहते हैं और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। जी, द बिग डे हैज़ कम और फाइनल मैच आज खेला जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और एक्साइटमेंट ओबियसली पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और जो एक एफर्ट थी 28 डेज़ की, आज 29 डे है इस वर्ल्ड कप का। आई थिंक तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें फ़ाइनल देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में वो हमें मज़ा नहीं आ सका। वो एक्साइटमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक ज़बरदस्त मुकाबले एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, वो देखने को नहीं मिले। हमारे पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। फॉर्मर टेस्ट कैप्टन अजहर अली सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। एक्साइटमेंट पूरी है जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है वैसे? मेरे ख्याल में टॉस जीतना बहुत अहम होगा। टॉस का रोल होगा। अजहर भाई थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग एज वेल। आपके ख्याल में कौन सी फेवरेट साइड? देखिए, फेवरेट तो ऑफ कोर्स इंडिया है, लेकिन 19-20 का फ़र्क है। जो टीम ऑन द डे बेहतर खेलेगी वो जीत जाएगी। बिल्कुल, वो तो ओबियसली हम देखेंगे जी कौन अच्छा खेलती है। थोड़ा सा हम तमाम एस्पेक्ट के ऊपर कोशिश करते हैं कि हम डिसेक्शन करें और देखें कि कौन सी टीम बेहतर है। टॉस की आपने बात की अजहर भाई, कल भी हमने थोड़ी डिस्कशन की थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी एग्री करता हूँ कि इंडिया को थोड़ा सा स्लाइट एज है। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि उनका कम्बिनेशन बेहतर है। ये विकेट्स कहीं ना कहीं उनको सूट भी करते हैं। उनका स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा नज़र आ रहा है। बट जो बैटिंग की डेप्थ है साउथ अफ्रीका के पास, अगर हम देखें तो उनके तमाम बैटर कोई ना कोई मैच जिता चुके हैं और एक रेंज है। इंडिया अभी तक उस तरह एक्सपोज नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि क्योंकि रोहित शर्मा हमेशा फ्रंट से लीड कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, कोहली का बैगेज भी थोड़ा है, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर किसी तरह, कल भी शायद हमने इस पर बात की थी, साउथ अफ्रीका टारगेट करते हैं रोहित शर्मा को और उनको जल्दी आउट कर लेते हैं, तो क्या इंडियन बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ सकता है? देखिए, फॉर्म प्लेयर को आउट करना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रोहित शर्मा इस टाइम पे अपनी ऑब्वियसली फॉर्म में तो हैं ही, लेकिन दूसरी बात है जिस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है कि बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि कैपेबिलिटी इंडियन प्ले बैटर्स के अंदर मौजूद है, उनके पास डेप्थ मौजूद है, ऑलराउंडर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स भी हैं, जो थोड़ा सा अगर वीक लिंक अगर कहीं लगता है तो वो डूबे लगते हैं, जिनकी शायद पावर हिटिंग तो है, लेकिन अगर उनको कहीं अंडर प्रेशर थोड़ा सा लेके इनिंग को चलना पड़ा तो वो उनके लिए शायद उतना इजी नहीं होगा। बाकी सब, जडेजा भी हो जाएं, कोई अक्षर पटेल हो जाएं, चाहे नीचे से पांड्या हो जाएं, ये सब अंडर प्रेशर नॉक्स खेल चुके हैं अपने कैरियर में और इस वर्ल्ड T20 में भी कहीं ना कहीं उनकी कंट्रीब्यूशन आई है, स्पेशली पांड्या और अक्षर पटेल की तो आई है। और लास्ट मैच में आपने जडेजा का भी देखा, फिर सूर्य कुमार यादव ने भी परफॉर्म किया। ठीक है, कोहली सिर्फ परफॉर्म नहीं करे, अगर कोहली भी होते तो हम कहते कोहली और रोहित शर्मा को आउट करना है, फिर सूर्य कुमार यादव को आउट करना है। तो हर टीम में ये नहीं होता कि सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन एट टाइम्स देखना ये होता है कि जिस दिन आपका फॉर्म प्लेयर स्कोर ना करें, उस दिन आपके जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है वो कंट्रीब्यूट कर जाएँ। तो ईदर वे आई थिंक इंडिया को मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए बैटिंग में, अनलेस कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके एक ऐसा टोटल कर दे 175 180 जिसमें इंडिया को, अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आई थिंक इंडिया को शायद टॉस हारने का इतना मसला ना हो, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर टॉस हारा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इंडिया टोटल कर गया 170 भी तो वो इतने आराम से नहीं कर 150 भी बड़ा मेरा ख्याल है फाइनल के प्रेशर में। आई फील कि वो 170 एक सेफर स्कोर होगा। 150 ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छा करती आ रही, जीतती आ रही है और कॉन्फिडेंट है, और कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स उनकी टीम में मौजूद है कि एक अच्छी इनिंग जो है वो 150 का टोटल जो है वो चेस करवा सकती है। तो आई फील कि इंडिया इज स्लाइट अहेड इवन लूजिंग द टॉस, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास बेस्ट चांस है टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। अगर वो टॉस हार जाते हैं तो बहुत उनके पास चैलेंज होगा कि उनको 150 के राउंड किसी तरह इंडिया को रोकना, और उसमें विकेट्स इंपॉर्टेंट होगी कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया को आप कंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल। इज़हार भाई, फाइनल की बात करें, जैसे डुबे की बात की, वो एक थोड़ा सा वीकर लिंक कहीं ना कहीं टीम में नज़र आ रहा है। बॉलिंग उनकी पूरी है, वो शायद चेंज ना करें, बट होता ये है कि टीम हमेशा जो विनिंग कम्बिनेशन है उसके साथ चलती है। और ख़ास तौर पे जो एक वेस्ट इंडीज़ की लेग स्टार्ट हुई इंडिया की, तो उन्होंने कुलदीप यादव को ऐड किया, उससे उनकी बॉलिंग और स्ट्रेंथन होगी और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। आपके ख्याल में इंडिया बड़े मैच से पहले, जैसे कल रमीज़ भाई कोट कर रहे थे, शायद डिस्कशन हो रही है कि जसवाल को ऐड किया जाए, डुबे को बिठा दिया जाए, आपका क्या ओपिनियन है? इंडिया लेगा रिस्क ऐसा? मेरा ख्याल है अगर कोई चीज़ कर सकते हैं तो जिस तरह का ये ग्राउंड है, इसमें फास्ट बॉलर्स बहुत विकेट्स लेते हैं, तो जडेजा कोई इतना बैटिंग से भी नहीं इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करे, बॉलिंग से भी कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, तो उनकी जगह सिराज को लेके आ सकते हैं। उससे मज़ीद उनकी बॉलिंग को स्ट्रेंथ देगी और ये एक ऐसी पिच है जिसमें फास्ट बॉलर्स को भी कहीं ना कहीं उनको भी मदद मिलेगी। तो आई गेस टॉस के साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कंडीशंस को कैसे असेस करते हो।
जिस तरह का ये ग्राउंड है तो ये हाई स्कोरिंग कंसिडर किया जाता है। बारबाडोस कंपैरेटिवली जर बाकी कैरेबियन ग्राउंड्स देखें, शायद सेंट लूसिया के बाद कैरेबियन बाकी ग्राउंड्स में सबसे ज़्यादा स्कोर इसी ग्राउंड में है। 170 के करीब एवरेज टोटल भी इधर तो है। अच्छा एवरेज टोटल है। तो इस ग्राउंड में जाके कंडीशंस को सेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं बारिश का भी बड़ा रोल है इसमें। बारिश की प्रेडिक्शन है तो, और हो सकता है मैं भी वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था तो शुरू में तो क्लियर आ रहा है जी, लेकिन आगे जाके 1-2 बजे के करीब क्लाउड्स या बारिश की फोरकास्ट है। तो लेटर डाउन दी मैच में अगर बारिश होती है तो उस स्टेज पे जब ऑलरेडी काफ़ी हद तक ओवर एक इनिंग्स बैटिंग कर चुकी है, दूसरी टीम चेस करी है, तो इस सिचुएशन में बारिश होती है तो वो जो टारगेट चेस करी है टीम उसको फ़ायदा दे सकती है। तो ये भी बैक ऑफ द हेड एक डिसीजन हो सकता है वाइल डिसाइडिंग टॉस के बाद क्या डिसीजन लेना है। तो अदरवाइज़ आई थिंक ये एक ऐसी फाइनल का अपना एक प्रेशर होता है। बाकी मैचेस का जो मर्ज़ी आप कहें कि टैक्टिक्स क्या होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द डे टैक्टिकल स्ट्रेंथ या पोजिशनल स्ट्रेंथ या स्किल वर्क के हिसाब से वो तो मैटर करता ही करता है। उसमें नो डाउट इंडिया इज़ अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बैरियर था विच हैड बीन ट्रबलिंग फॉर देम फॉर लास्ट 30 odd years, उसको जब उन्होंने अबूर कर लिया तो वो ज़्यादा फेयरलेस होकर फाइनल में जाएंगे। इंडिया तो कई दफ़ा फाइनल्स उन्होंने गए हुए हैं, फाइनल्स में बड़े ये उनका तीसरा चौथा फाइनल है पिछले 1-2 सालों में। ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, फिर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गए, उससे पहले ACC एशिया कप का फाइनल, वो तो चले उन्हें जीत किया। लेकिन जो इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि 2013 ऑनवर्ड्स उन्होंने कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीती, उसको वो कैसे ओवरकम करते हैं और उसको ओवरकम करके कैसे साउथ अफ्रीका को अपनी नर्व्स को मेंटेन रखते हैं, नर्व्स को काम रखते हैं, वो बड़ा क्रूशल होगा। बिल्कुल। बेसिकली इज़हार का कहना ये है कि साउथ अफ्रीका ने तो अपना मेंटल बैरियर क्रॉस कर लिया, अब इंडिया की बारी है। So, लेकिन एक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि साउथ अफ्रीका के पास अगर बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो इंटेंट अपनी पॉजिटिव रखें, गो फॉर द किल, एंड ऑब्वियसली उसमें होश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ना होश ना खोएं उसमें, लेकिन जस्ट इन्जॉय द ओकेजन ना, कि पहले फाइनल में वो पहुँचे हैं किसी भी वर्ल्ड कप के। और जस्ट इंडिया को अगर आप वो पास हिस्ट्री भी देखें, आई थिंक उन्होंने डिस्कशन भी की होगी, कुछ रीसेंट पास में वो काफ़ी फाइनल्स हार चुके हैं जी। तो उस चीज़ को वो अपनी तरफ एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक जो बात आप करते हैं जब चेंज कर रहे होते हैं फील्ड और बैट्समैन के करीब से गुजर रहे होते हैं, तो आपको आपके फील्डर्स का ये काम है बार बार ये चीज़ याद दिलाना कि आप फाइनल्स में जाके हारते हैं, ये है मतलब ये टैक्टिक्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर आप यूज़ करते हैं और आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालना शुरू करते हैं। वो फिर आपको रिवर्स बैक भी करेंगे, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका के जगह होता तो मैं कोशिश यही करता कि किस तरह साइकोलॉजिकल गेम इंडिया के खिलाफ खेली जाए और थोड़ा सा ऊपर से आया जाए, क्योंकि किसी स्ट्रॉन्ग टीम को अगर आप आगे से पॉजिटिव्स आके उनको अटैक नहीं करेंगे, नॉट ओनली विद द बैट विद द बॉल बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली, तब तक आप जो है ना वो टीम को हरा नहीं सकते। अच्छा, आपने बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। हम इंडिया की जो स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं और फाइनल में हारने के जितने भी फाइनल या सेमीफाइनल आप हारे हैं 11 साल में, हमने देखा इंडिया हारा है, तो दूसरी टीम ने इस पर अटैक किया है। इंडिया की स्ट्रेंथ ऐसी बन चुकी है खासतौर पे लास्ट 5-6 सालों में कि कन्वेंशनल क्रिकेट पे नहीं हारते। अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे इनके साथ, बैट एंड बॉल का वो कम्बिनेशन के साथ, अच्छी बॉल है तो उसको आपने रोकना है, बुरी बॉल पे हिट करना, तो इंडिया आपको नहीं हारता। इंडिया आपसे मोस्टली मैचेस जीतती है। लेकिन अगर इन पे काउंटर अटैक किया जाए, इनको मारा जाए, तो ये बैकफुट पे आते हैं और फिर उठते नहीं है। तो ये माइंड में क्या आपके ख्याल इस चीज़ को फॉलो करेंगे? बिल्कुल, आपने गेम से स्टार्ट से अहेड होना है। अहेड नहीं होंगे आप तो आप जिसको कहते हैं ना कम बैक नहीं कर सकते इतने इजीली। बड़ा कैचअप गेम नहीं खेलने देगी इंडिया इतनी इजीली। जैसे मैं वही बात है, अपनी बार बार मिसाल नहीं देनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में भी कोशिश हमारी ये थी कि हमने चाहे बैटिंग आए चाहे बॉलिंग आए, हमने गेम से अहेड होना है, टोन सेट करनी है ऐसी कि ओपनिंग है तो पार्टनरशिप इतनी है ज़बरदस्त हो, ऊपर के टॉप 3 इतना अच्छा स्टार्ट दे दें कि हम थ्रू आउट द मैच डोमिनेट करें। इसी तरह बॉलिंग जब आएगी तो हमने ऊपर से विकेट, उनके 3-4 विकेट लेने हैं हमने ऊपर से, तो अगर हम विकेट लेंगे तो तभी हम अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो यही साउथ अफ्रीका के, आपने चाहे बॉलिंग आए चाहे बैटिंग आए, आपने गेम में सेट ऐसी टोन ऐसे सेट करनी है आप अहेड रहें गेम में और आप थ्रू आउट डोमिनेट करने की कोशिश करें उनको। अगर आप इंडिया कहीं भी गेम में वापस आके आपके ऊपर हावी होना शुरू हुआ
तो फिर शायद इवन साउथ अफ्रीका के लिए भी मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ज़ार भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि इंडिया जब अग्रेसिव कोई खेलता है तो हमेशा हमने देखा कि बैकफुट पे आता है, और 90% देखा कि इंडिया फिर उठ नहीं पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट पे इंडिया काबू नहीं आता किसी भी टीम पे, और हमेशा हमने देखा कि विक्ट्रीज मिलती है। आपका क्या टेक है? कि मैं इसको इस तरह लूँगा कि इंडिया अगर डोमिनेट करना शुरू हो जाए किसी भी टीम के खिलाफ, तो फिर दूसरी टीम को उठने का मौका नहीं देता। तो वही बात जो अजहर भाई कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर साउथ अफ्रीका टू गिव इंडिया टफ कंपटीशन इज दिस गेम, कि वो शुरू से ही उनको अपने ऊपर हावी होना नहीं दें और अटैकिंग क्रिकेट खेलें। लेकिन आई थिंक बिल्कुल भी आप रेकलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपने बड़ा अपने प्लान्स बनाने हैं, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। जिस तरह क्विंटन डी कॉक है, वो जो है बुमराह को उनका टारगेट करना नहीं बनता, लेकिन अर्शदीप एक ऐसा बॉलर है जिसको वो टारगेट कर सकते हैं। मार्करम है, लीजा हेंड्रिक्स है, वो बुमराह के ख़िलाफ़ थोड़े बहुत रिस्क ले सकते हैं। बाकी स्पिनर्स को वो कैसे देखते हैं, अब अक्षर पटेल है या कुलदीप यादव है, वो इतना आपको अपॉर्चुनिटी ना दें, लेकिन जडेजा एक ऐसा बॉलर है जिसको आप अटैक कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपने अगर अटैक भी करना है तो स्मार्ट सिलेक्शन करनी है, बिल्कुल ही रेकलेस क्रिकेट करके अपनी विकेट्स नहीं देनी, जिस तरह इंग्लैंड ने इंडिया के ख़िलाफ़ किया। तो इस हवाले से स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और आपने फेजेस के हिसाब से भी देखना है कि पावर प्ले एक ऐसा फेज़ है जिसको आपने कैपिटलाइज करना है। लेकिन बुमराह को आप अगर अटैक करना भी है तो अगर आप उसको सिलेक्टिवली अटैक करें, अगर आप उसके खिलाफ रेकलेस करेंगे तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपकी पावर प्ले में 2-3 विकेट्स लेके आपको नीचे लगा देगा। तो इस तरह के टैक्टिकली आपने अटैक करना भी है तो आपने स्मार्टली अटैक करना है, रेकलेसली नहीं अटैक करना। अदर भाई, की प्लेयर की जब हम बात करते हैं तो ओबियसली इधर सबसे पहला नाम हमें रोहित शर्मा का नज़र आ रहा है, दूसरा बुमराह का है। और बुमराह ने जो अपनी ख़ास तौर पर पहले भी एक बड़ा बॉलर था, डेंजरस बॉलर था, बट जो उसके लीथलनेस हमने देखी आफ्टर द इंजरी, वो एक आउटस्टैंडिंग है। हम कंपैरिजन में अपने बॉलर्स देखते हैं, दुनिया के कोई भी बॉलर देखे, फास्ट बॉलर इंजरी के बाद ना उसके पास स्विंग रहती है ना पेस रहता है, ये 5-6 कदम से भाग के आता है और वो लगता ही नहीं कि फास्ट बॉल होगी, और जिस पेस से चाहे बॉल कर लेता है, और जितना कंट्रोल कंपोजर उसके पास है, स्लो बॉल करता है, दुनिया किसी बैटर से अभी तक नहीं हमने देखा वो रीड कर पाया। तो ये एज आप भी बहुत खेले हैं इसे, क्या आपको लगता है इसका एक तो रोल कैसा, और साउथ अफ्रीका की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इस पे अटैक करें या इसको भाई 16 ओवर समझ के मैच खेलें, इसको सी ऑफ करें? नहीं, देखिए, आप बॉलर को नहीं, आप बॉल को खेलते हैं बेसिकली। ऑब्वियसली आपको पता होता है कि यार ये इस टाइम फॉर्म में है, इसको हमने किस तरह, लेकिन आप उसकी उस दिन की बॉलिंग तो देखें। ये नहीं हो सकता कि उस दिन उससे बॉल उस तरह नहीं हो रहे हों और आप उसके पिछली रेपुटेशन पे खेल जाएं। तो यू हैव टू सी एट द स्पॉट कि उसकी बॉलिंग कैसी हो रही है। अगर वो ट्रबल कर रहा है और पिच थोड़ा टफ है तो आप अकॉर्डिंगली खेलेंगे। अगर लग रहा है कि आज बैट पे आ रही है तो साउथ अफ्रीका के पास भी टॉप क्वालिटी प्लेयर हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो इस तरह की बॉलिंग को रन्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दिन उसका बहुत ज़बरदस्त देना है तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि ये 24 बॉलों पे हम 23-24 भी कर लें, विकेट्स ना दें, और बाकी 16 ओवर में हम फिर ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक एक तो ये असेस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं अगर फिर दोबारा से टच करूँगा कि बुमराह का इंजरी के बाद का कमबैक, आई थिंक अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें उसके अंदर बुमराह वो उस तरह फॉर्म में नहीं थे उस टाइम पे। उस समय पहले मैच में भी खेला था, फाइनल में भी खेला था, इस तरह की फॉर्म में नहीं थे। मैं आज कहूँ कि मैंने बड़े चौके मारे थे उनको, लेकिन मारे थे लेकिन बात यह कि उस टाइम पे शायद बुमराह का रिदम वो ना हो। एट टाइम्स प्लेयर पे टाइम आते हैं कि उतना अच्छा रिदम नहीं होता, लेकिन अब आजकल का जो रिदम है, स्पेशली इंजरी के बाद जब आए हैं, देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको टाइम ऑफ मिला, इंजरी का रिहैब बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ, वो आए फिट एंड स्ट्रॉन्गर तरीके से, उनको वापस लाया गया। ये नहीं कि अब आ गया है तो सारे फॉर्मेट फटाफट खिलाएं। उन्होंने ग्रेजुअली आहिस्ता से उसको करके टीम में वापस लेके आए। और उसके बाद देखें साथ साथ रिहैब के साथ उनके अगर आप देखें एक्शन में, रनअप में, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आई हुई है, और उनकी पेस पहले से बेहतर होके आई है। सो दैट मीन्स के इनके पीछे जिस टीम ने, इनके रिहैब टीम ने और कोचेज़ ने जो इनके साथ काम किया है वो बड़ा साइंटिफिकली किया है। ऐसा नहीं हुआ कि बस वो फिट हो गए और आगे वापस ठीक है जो नेचुरल वो है तो वही वापस हो गए। कोई थोड़ी बहुत जो टाइम, थोड़ा बहुत जो वर्क है, उनके टेक्निकल वर्क है, वो भी उन्होंने किया और बेहतर मेथड के साथ वो आए हैं। और अब ये भी नहीं हुआ कि एक सीरीज़ में आगे परफॉर्म कर दिया। वो एशिया कप से लेके 50 ओवर वर्ल्ड कप, अब T20 वर्ल्ड कप, तमाम मैचेस में देख लें, किसी मैच में सिवाय एक आधे एक्सेप्शन हुई हो, हमारे जहन में ना हो, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं और गो टू बॉलर हैं कैप्टन के।
आई थिंक ये चीज़ देखनी है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छा रिहैब, और उस रिहैब के दौरान उस टाइम को टेक्निकली भी यूज़ करना, और ताकि आप एज ए बेटर प्लेयर होके वापस आएँ। ये उन्होंने करके दिखाया, और इंडिया इस वजह से इंडियन क्रिकेट इतनी आगे जा रही है। मैंने ना जब पाकिस्तान से मैच इन्होंने जीता और ये मैन ऑफ द मैच थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे क्वेश्चन किया बुमराह से कि आपका रिहैब हुआ, आपने कोई एक्साइटेड होकर जल्दी खेलने की हमें नज़र आया कि नहीं किया, टाइम लिया, और दूसरा आज के मैच में भी आपके फैंस जो थे, स्पेक्टेटर जाना शुरू हो गए कि हम मैच हार गए हैं, बट आपको क्या लगता था कि आप मैच में वापस आ सकते हैं और आप जीत सकते हैं? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जहाँ तक मेरी अपनी रिहैब की बात है तो मैंने रश नहीं किया, और बोर्ड भी मेरे साथ था कि जब तक मुझे लगा कि मैं 100% फिट नहीं होता। कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि शाहीन को हमने रश करवाया, T20 लास्ट जो वर्ल्ड कप हम फाइनल हारे हैं, तो हमने देखा फाइनल में भी उनको इंजरी होगी और फिर हमें वो कॉस्ट करना पड़ गया फाइनल। दूसरा वो मैच की गेम अवेयरनेस जो हम बात करता हूँ मैं अक्सर के प्लेयर की या कैप्टन की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कहता हमें था कि ये फ्री फ्लोइंग रन्स नहीं बना रहे, तो रिजवान को मैं आई कह रहा था कि रिजवान की अगर विकेट मिलती है, ये अगर अटैक करता, मिस्टेक करता, तो इसकी विकेट लूँ तो फिर हम इनको स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जब एज ए प्लेयर आपकी इतनी मैच्योरिटी हो और आपके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हों और आपकी गेम अवेयरनेस इतनी हो, तो ऑब्वियसली सक्सेस तो मिलती है फिर आपको। नहीं, बिल्कुल, गेम अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग, और आपकी ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए, आप बेहतर से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप खाली स्किल के ऊपर इतनी देर नहीं खेल सकते, क्योंकि स्किल तो जितने प्लेयर खेल रहे हैं सबके पास स्किल है। ये ऐसे तो नहीं जो भी इंटरनेशनल लेवल पे आता है उनके पास स्किल होती है, लेकिन कुछ लोग, अब रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, ये क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये गेम को रीड बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और भी प्लेयर, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, वो डिफरेंट क्रिएट करते हैं अपने अवेयरनेस के साथ साथ। टेक्निक और स्किल तो होती है, लेकिन हम कहीं ना पीछे रह जाते हैं इसमें। आई डोंट नो कि हमने, एक तो पहले हमारी क्रिकेट में गेम अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी इसलिए थी कि हमारी क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी थी, और जब आप एज ए यंगस्टर जब क्लब क्रिकेट में अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं और जल्दी ग्रूम होते हैं, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल तक जब तक पहुंचते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुके होते हैं। हम असल में थोड़ा सा ना फास्ट ट्रैक होते हैं हमारे प्लेयर्स, और जब फास्ट ट्रैक होके आगे जाके भी उनका सीखने का अमल बहुत स्लो रहता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गेम अवेयरनेस, कि फील्डिंग कहाँ लेनी है, मैंने इस पिच पे बॉलिंग कैसे करनी है, बैटर है तो क्या मेरे से टीम इस वक्त क्या डिमांड कर रही है, ऑपोजिशन को कैसे मैं शॉक कर सकता हूँ। दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ गेम अवेयरनेस कि यार किस टाइम क्या पंच लगाना है। तो आई फील कि वो हमें बहुत ज़्यादा कमी है उस चीज़ की, और उस चीज़ पे काम करने के लिए हमें ग्रास रूट पे क्रिकेट बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ये एकदम से नहीं आती। इंडियन अक्षर पटेल देख लें, आप कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने, उनको ऊपर भेज देते हैं, वो ऊपर बैटिंग कर लेते हैं, कभी नीचे से आके कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉलिंग में कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अपनी अवेयरनेस से वो काम कर रहे हैं। तो वो दैट शोज़ कि जब वो आप देख लें वो बैटिंग कर रहे होते हैं, इट फील्स लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज के ही हैज़ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तो दैट इज़ वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, कि आपने जब आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता हो कि आप ऑपोजिशन को पता लग रहा होगा, इसको पता है ये क्या करने जा रहा है। तो दैट इज़ आई फील के लैकिंग इन जी सर भाई, गेम अवेयरनेस की जो बात की, बड़ी टीम और एक एवरेज टीम और प्लेयर के अंदर भी यही फ़र्क है कि उसकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। वो पहले ही फोर्स ही कर लेता है कि ये चीज़ वो अगला प्लान कर सकता है, उसके माइंड को रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव हमारे जो प्लेयर हैं, हम देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन इसी वजह से आ रहा है कि गेम अवेयरनेस, गेम की सिचुएशन को उस तरह रीड नहीं कर पा रहे। तो ये जो बुमराह की क्लास हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी, खासतौर पे लास्ट 2 ईयर में, वो एक अनमैचेबल है। उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गेम अवेयरनेस या ट्रेनिंग में, जिस नाज़िर भाई ने कहा कि जो बंदा थ्रू द रैंक्स नहीं आता, बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टेज पे आ जाता है, उसका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं होता, उसने क्लब क्रिकेट नहीं खेली, उसने डोमेस्टिक नहीं खेली, तो इस हवाले से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का बड़ा रोल है। रणजी ट्रॉफ़ी है इंडिया की बेहतरीन, वहाँ से उनकी ट्रेनिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड है या इंग्लैंड की काउंटी है, बाकी जितने भी हमारे बड़े क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो उनके खिलाड़ियों को, एक तो जितने भी, बहुत रेयरली ऐसा कोई खिलाड़ी होता है कि जो बहुत अचानक से फर्स्ट टीम में आ जाए, ज़्यादातर वही होते हैं जिन्होंने एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक एक्सपीरियंस हासिल किया होता है। तो जब वो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस गेन करके इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं, तो ऑलरेडी वो चीज़ें काफ़ी हद तक ये चीज़ें सीख चुके होते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में खिलाड़ी का फोकस भी डिपेंड करता है। अगर तो खिलाड़ी का बहुत ही नैरो फोकस है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम के ऊपर है, तो वो जो एक जनरल क्रिकेटिंग लर्निंग है या नॉलेज है, उस हवाले से वो जब नहीं उस पर फोकस होता है तो वो ये चीज़ें नहीं समझता। अगर एक फास्ट बॉलर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करा कि मैंने बॉलिंग क्या करानी है, मैंने लेंथ क्या रखनी है, लाइन क्या करनी है, इसकी बजाय कि अगर वो बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करा कि
अगली टीम को किस तरह का रन, अगली टीम के बैट्समैन कैसे हैं, अगली टीम को रिक्वायर्ड रन रेट किस तरह का है, पिच कैसी है, उनका टीम कॉम्बिनेशन कैसा है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके वो अपनी बॉलिंग नहीं कर रहा और इन चीज़ों के हवाले से उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, लर्निंग, तो डेफिनेटली गेम अवेयरनेस उसकी इंप्रूव नहीं होगी। तो ना सिर्फ मेरे ख्याल में खिलाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इंडिविजुअल गेम पे फोकस करें, साथ साथ जो जनरल क्रिकेटिंग नॉलेज है उस हवाले से भी उनके अंदर हंगर होनी चाहिए कि उस हवाले से भी नॉलेज। और इसकी प्राइम एग्जांपल मैं अक्सर कोट करता हूँ सचिन तेंदुलकर की, कि अगर हम देखते हैं उनका 22-23 साल का कैरियर था, तो उसमें लास्ट मैच भी अगर आप उनका उठा के देखें तो उसमें भी वैसे ही एफर्ट कर रहे थे, इन द फील्ड भी उसी तरह डाइव लगा रहे थे जिस तरह उन्होंने पहले मैच में की। तो जब तक ये इस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो हंगर, वो अर्ज नहीं होगी आपके अंदर, तो आप एक इंटरनेशनल स्टार नहीं बन पाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, फाइनल अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होगा, उस हवाले से मजीद डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अजहर भाई, हम की प्लेयर्स की डिस्कशन कर रहे थे, जैसे इंडियन प्लेयर्स की हमने बात की, कुछ साउथ अफ्रीका के हवाले से भी अब डिस्कशन करते हैं। डी कॉक एक ऐसा प्लेयर जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रूव किया है कि वो एक थरली मैच विनर है, और जब वो जिस तरह रोहित शर्मा की हमने बात की, अगर वो भी 60-70 का स्टार्ट दे गया और जिस तरह वो तेज़ स्टार्ट देता है और जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है, वो भी वन साइडेड अफेयर कर देता है। आप उनकी एक तो गेम अवेयरनेस अप्रोच को कैसे देखते हो, और फाइनल में क्या लगता है आपको कि कैसा वो परफॉर्म करेंगे? देखिए, अगेन क्विंटन डी कॉक का बहुत उसका भी एक अर्ली आपको चांस ज़रूर देता है वो, स्पेशली बॉल अगर स्विंग हो रहा हो तो वो, लेकिन क्योंकि डे गेम है, मुझे लगता है बॉल स्विंग तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा शायद ना हो स्विंग। तो अगेन वो प्लेयर ऐसा है, उसको आप अर्ली पकड़ लें तो पकड़ लें, वरना अगर इफ़ ही गेट सेट, अगर वो 3-4 ओवर खेल गए तो वो बड़े डेंजरस प्लेयर साबित हो सकते हैं। और अगर स्विंग ना हो बॉल तो फिर तो और ज़्यादा, स्पेशली जो शॉर्टर लेंथ बॉल है उसको कटर पुल बहुत ज़बरदस्त करते हैं। आई थिंक कि इंडिया की कोशिश ये होगी कि उनको जल्दी, जिस तरह रोहित शर्मा है इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका चाहेगा जल्दी आउट हो जाए, इस तरह क्विंटन डी कॉक भी हैं। और टॉप ऑर्डर में वही ज़्यादा अटैकिंग खेलते हैं, बाकी हेंड्रिक्स या माकरम है वो थोड़ा सा फिर भी टाइम ले लेते हैं। लेकिन अगेन ये सारे प्लेयर ऐसे हैं कि इनका अगर ये सेट हो जाएं और ये अपने शॉट मेकिंग इनकी स्टार्ट हो जाए सही तरीके से, तो ये डेंजरस प्लेयर्स हैं सारे। फिर मिडिल ऑर्डर में उनके पास क्लासन भी आ जाते हैं। तो आई थिंक कि फायर पावर टॉप ऑफ द ईयर, टॉप ऑर्डर में दोनों टीमों के पास मौजूद है। मे भी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक दोनों एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपोजिशन चाहेगी कि दोनों जल्दी आउट हो जाएं। बिल्कुल सर, भी की प्लेयर की जैसे बात कर रहे हैं हम, तो क्लासन और एक मिलर, ये भी दो ऐसे प्लेयर हैं, और अगर इंडिया को स्लाइट एज हम दे रहे हैं तो वो स्पिन की वजह से दे रहे हैं कि स्पिन उनका डिपार्टमेंट दुनिया में शायद सबसे तगड़ा है। और साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री रही है, वो पेस को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट में तो बहुत ज़्यादा स्पिनर पे फंसते थे, बट अब कुछ पीरियड से हम देख रहे हैं कि वो कुछ 5-6 सालों में स्पिन पे प्रॉब्लम उनको नहीं आती, क्योंकि अब उनके पास भी अच्छे खासे स्पिनर है, तो प्रैक्टिस कर करके वो भी काफ़ी उसमें इम्प्रूव कर चुके हैं। बट क्लासन एक ऐसा बैटर है, और वो हमने देखा कि वो हिट मारता है, स्पिनर को भी ठीक ठाक वो हिटिंग करता है। तो आप मिलर और क्लासन के रोल को कैसे देखते हैं? मिडल देखिए, दोनों बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और जिस तरह आपने कहा कि इन लोगों ने IPL बहुत खेली है, और इसके एक्सपीरियंस से इनकी स्पिन को कैसे खेलते हैं वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये कैसे खेलते हैं महाराज को, उसको कुल यादव को या अक्षर पटेल को, ये बड़ा क्रूशल होगा आज के मैच में। तो मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे मिलर का जो खसूसियत ये है कि अगर वो पिच पे खड़े हो जाएं तो ही टेंड्स टू टेक हिज टीम ओवर द लाइन, फिनिशर बहुत अच्छे हैं। तो क्लासन का ये है कि अगर थोड़ा सा उनकी आई सेट इन हो जाए और वो जिस तरह की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं स्पिनर्स के ख़िलाफ़, तो शायद उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि जो थ्रेट आएगी अक्षर पटेल से या कुलदीप यादव से, उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर लें। मैं कहूँगा और जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोनों के लिए, मार्को येंसन बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर पिच में थोड़ी बहुत भी बाउंस हुआ, जितना उनकी लंबी हाइट है और वो बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं पिच से, वो इंडिया के बैट्समैन को ट्रबल दे सकते हैं, और लेटर डाउन दी ऑर्डर, लो डाउन दी ऑर्डर वो हिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। और नोकिए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छे जहाँ पे बाउंस होकर तो वो भी इंडिया के बैट्समैन को ट्रबल कर सकते हैं। इंडिया के लिए मेरे ख्याल में जो एक चीज़ वो कर सकते हैं कि सिराज को लेके आ सकते हैं। सिराज एक जिस तरह की एक ऐसी पिच है जहाँ पे बैटिंग को बहुत फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा देता है, फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स भी काफ़ी लिया, और जडेजा जो है वो इतना नहीं परफॉर्म करे। तो अदरवाइज़ आई थिंक जो इंडिया को हम बैक करेंगे, अगर मार्जिन ऑफ देखेंगे, स्ट्रेंथ में, बैलेंस में देखें, हर तरह से वो बॉक्सेस टिक करते हैं। तो लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए क्रूशल है कि वो अपनी नर्व्स को काम रखें, कोशिश करें कि इंडिया से कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जिस पे वो कैपिटलाइज कर लें। बिल्कुल। अगर भाई स्पिन का हमने जैसे बात की, तो इंडिया को स्लाइट एज है। फास्ट बॉलिंग में आपको लगता है कि नोकिया की बात करें, रबाडा की बात करें, जेंसन की बात करें, कि इनको इंडियन फास्ट बॉलर पे थोड़ा ज़्यादा आप प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि
हमने देखा है कि इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, शॉर्ट बॉल पे करता, तो तीनों के पास पेस भी है, 145 प्लस हैं और डेक को हिट करते हैं और ऊपर अगर बॉल लाते हैं तो मुश्किल तो हो सकता है इंडियन बैटर। बिल्कुल स्लाइड हेड कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब जो कंडीशन है डिपेंड करता है कि कितना स्विंग एंड स्विंग मिलता है, क्योंकि जो पिच की तस्वीरें अभी तक आई हैं उसमें कोई ग्रास कवर तो वहाँ पे बारबुडास में वैसे ही स्क्वायर ब्रेड रहा है। आई फील कि यार पहले टाइम फिर और बेहतर आएगा, सेकंड टाइम आपके कटर्स और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। डिपेंड करता है कितना स्मार्टली आप बॉल करते हैं, शॉर्ट बॉल को कितना अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके उस दिन के एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। हो सकता है आप शॉर्ट बॉल सही जगह पे ना करें तो आपको उसी पे मार पड़ जाए। इसी तरह आप अगर लेंथ को सही तरीके से एडजस्ट नहीं करें, पेस वेरी ना करें, तो हो सकता है फास्ट बॉलर्स को भी उतनी मार पड़े। बट आई फील के साउथ अफ्रीका के पास ये है कि जहाँ बुमराह अकेले एक पेस जिसको कहते हैं जिनके पास पेस ज़्यादा है, उस तरह उनके पास जो है वो 3 ऑप्शन है, लेकिन बुमराह का फैक्टर एक एक्स्ट्रा है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। और बाकी पांड्या और अर्शदीप जो हैं वो शायद उतना इम्पैक्टफुल लगते नहीं है। अर्शदीप नए बॉल से हैं लेकिन मिडिल ओवर्स में शायद उतना नहीं उनका रहता है इफेक्ट, क्योंकि उनकी पेस थोड़ी सी कम है बाकी। बट आई स्टिल फील दे आर वेरी स्मार्ट बॉलर्स और दे कैन स्टिल कंट्रीब्यूट, बट पेस के हिसाब से साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा उनके एक्स्ट्रा पेस वाले बॉलर हैं। अच्छा, ये बात भी मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो पांड्या है ये बहुत ही क्रूशल प्लेयर है, क्योंकि इनके अंदर जो इंडिया का एक फाइटिंग स्पिरिट है वो बड़ा एपिटमाइज करते हैं उसको, और बड़े टफ सिचुएशन में इनकी इनिंग्स हैं और हिम्मत ना हारने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनका भी आज फाइनल में बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। पांड्या शॉर्ट बॉल वो भी बड़ी अच्छी बहुत अच्छी। अच्छा, ये डिस्कशन आगे करनी थी, अभी कर लेते हैं कि जब रोहित शर्मा से कप्तानी लेके पांड्या को दी गई तो ये हमने जो पूरे आईपीएल में देखा, एक पूरा नेशनल इशू बन गया कि स्टेडियम के अंदर आवाज़ें लगना और वो सारा कुछ, और फिर नेशनल साइड की दोबारा कप्तानी रोहित शर्मा को दी गई। आपके ख्याल में ये बड़े गेम में ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई मेंटली ब्लॉक या ऐसी कोई चीज़ कि यार ये कप्तान वो था, या कोई ऐसी इस चीज़ों को साइड पे रख के आएंगे? वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्होंने की है, बट आई फील कि इंडिया का मेरा नहीं ख्याल इंडिया में ऐसी कोई चीज़ है और ना कोई नज़र आएगी आपको। दे आर प्रोफेशनल, थोड़ा प्रोफेशनल उनकी। इवन देखें ना विराट कोहली और जब कप्तानी दी गई उनसे या उनसे उनको कहा गया छोड़ने को, वट जो भी होता है, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से भी फुल सपोर्ट नज़र आई रोहित शर्मा के लिए, और टीम के अंदर वो पूरी एफर्ट करते हुए नजर आई। देखिए कप्तानी करनी नहीं करनी इससे सेकेंडरी थे। ये जैसे भाई ये देखने में टीवी में सब कुछ मेरा नहीं कुछ ये पाकिस्तानी जैसे अभी हम बात करते हैं कि जब बाबर को दी गई, शाहीन से ली गई, तो स्ट्रॉन्ग है उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मतलब कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हमारी टीम के और हमारे इस टाइम पे जो कल्चर है इंडिया की कल्चर, वो बहुत आगे की देखते हैं। वो ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वरी नहीं करते हैं, और आई एम श्योर कि वो नहीं नज़र आएगा आपको। बिल्कुल। चले भी मेरे ख्याल में उन दोनों की हिस्ट्री की या करियर का एक सबसे इम्पोर्टेंट मैच हो शायद, अगर और शायद लास्ट वर्ल्ड कप भी होगा ये, तो इस वजह से वो इस तरह के इस इशू को नहीं, उन दोनों की ख्वाहिश होगी कि इंडिया के लिए वो वर्ल्ड कप जीते। बिल्कुल, ऑब्वियसली, और कैरियर में ऑब्वियसली आप हमेशा अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर भी अगर थोड़ा सा अगर मज़ीद डिस्कशन करें और इनकी परफॉर्मेंस को गेज करने की कोशिश करें तो वीकनेसेस की भी बात कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेंथ की बात की, तो जैसे इंडिया की बात की हमने कि शॉर्ट बॉल पे कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आता है। साउथ अफ्रीका के पॉइंट पे आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ इंडियन को बॉलर्स को करनी चाहिए जिस पे जैसे स्पिनर पहले करते थे, अभी वो स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं? इंडिया को करनी चाहिए, इंडिया बॉलर्स को करनी चाहिए उनके बैटर के अगेंस्ट। आई थिंक सिंपल, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, अगर वो सिर्फ उस तरह बॉलिंग करेंगे दे विल बी सक्सेसफुल। मतलब स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर करें कि अपनी बेसिक्स को हिट करें। उनके पास इनफ स्किल्स हैं, स्पेशली अर्शदीप अपना बॉल स्विंग करने की कोशिश करें जैसे वो कर रहे हैं। उसके बाद मेक श्योर करें कि कंडीशन यहाँ पर कटर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ये दूसरी इनिंग का वेट ना करें। बेसिकली क्या हुआ है, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी मैच हुआ था, इंग्लैंड ने पहली इनिंग में कटर्स यूटिलाइज़ नहीं किए, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में किए, वो डिफेंड करने में कामयाब हो गए। लेकिन पहली इनिंग में बहुत ज़्यादा पेस दी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने, तो उनको अच्छी खासी उनको पिटाई हुई। स्पिनर्स का भी बॉल उस तरीके से स्पिन नहीं हुआ। तो वही बात है कि आप कंडीशंस को देखते हुए जो आप जो कंडीशन डिमांड करी वो करेंगे। आई एम श्योर कि वो उनके पास इनफ स्किल्स हैं। बुमराह की हो गई, अर्शदीप नए बॉल से हो गए, फिर स्पिन हो गई। आप मेक श्योर करें उसी तरीके से आप अपने वो करेंगे तो आप कोई ऐसा एक्सेप्शन करने की ज़रूरत नहीं है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट।
शॉर्ट बॉल को भी यूज़ कर सकते हैं। जो अच्छी शॉर्ट बॉल है वो दुनिया का कोई भी प्लेयर है उसको प्रॉब्लम होगी। मेक श्योर है कि उसको आप सरप्राइज शॉर्ट बॉल को भी स्पेशली लॉन्गर बाउंड्री जहाँ पे है वहाँ पर यूटिलाइज ज़रूर करें और विंड का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैरेबियन में। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्रंच मोमेंट में ओबियसली पूरी टीम पे प्रेशर होता है और जितनी मर्जी, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि आप बात कर लें, फाइनल का प्रेशर तो आना ही आना है और दोनों टीम पे आना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आई बिलीव के कैप्टन्स का होगा कि कैप्टन अपने आप को कितना कूल एंड काम रखते हैं, किस तरह के डिसीजन लेते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि पूरी टीम कैप्टन को देख रही होती है इन द फील्ड भी और डग आउट में। तो आप दोनों कैप्टन को किस तरह इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे मार्करम का स्टैट, जिसका मैंने कल भी शायद जिक्र किया, एक ऐसा स्टैट है कि अंडर 19 में एज ए कैप्टन अनबीटन रहे। आईसीसी के जितने इवेंट में उन्होंने अभी तक टिल अंडर 19 से लेकर अब तक कप्तानी की है, कोई मैच नहीं हारे। ये बड़ी यूनिक है, एक रिकॉर्ड है उनके। तो ये प्रूफ करता है कि ये ऐसा मैच जीत के फिर उनको हाँ यहाँ पे 100% रिकॉर्ड पे जोड़ देते। तो ये कैसे देखते हो? और ओबियसली रोहित शर्मा कप्तान हम सब मानते हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, सेल्फलेस हैं, लेकिन कप्तानी के अंदर जो इवेंट ना जीतने का एक उनके ऊपर एक टैग है, वो तो है, प्रेशर तो है। और जिस तरह सेमीफाइनल के बाद वो रोए भी, शायद उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि एक और अपॉर्चुनिटी तो आ गई है, बट ये मैं पता नहीं लाइन पार कर पाता हूँ कि नहीं। तो आप दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे पिछला भुलाना होगा और आप फ्रेश गेम स्टार्ट करें। आप कोशिश ये करें कि आप आज अपना बेस्ट दें। जब आप रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं ना कि यार आज लाजमी मैंने जीतना है, तो आप अपने ऊपर एडिड प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो मेक श्योर करें कि यू जस्ट इंजॉय द ओकेजन, जस्ट बी योरसेल्फ और जस्ट प्ले विद द प्लान एंड दैट्स ऑल। अगर आप कोई भी टीम इससे ऊपर करने जाएगी ना कि यार ये आज भी हमने ये भी नहीं करने देना, ये भी नहीं करने देना, वो फिर आप अपने ऊपर एडिड प्रेशर कि जी आज लाजमी हमने ये करना है, वो तो आपको पता है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी कंट्री भी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, सब कुछ है। लेकिन आपने इन दी एंड एक गेम खेलनी है क्रिकेट की, उसके अंदर आपने बेसिक्स ऑफ द गेम को पूरा करना है, आपके जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। दैट इज़ इन योर कंट्रोल। उसके बाद जो रिज़ल्ट है, दूसरी टीम शायद आपसे अच्छा खेल जाए या आपसे, कोशिश ये करें कि आप उनको अपॉर्चुनिटी ना दें अपनी तरफ से एडिड प्रेशर अपने ऊपर डाल के। आई थिंक साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छा मौका है कि इंडिया के इस चीज़ को वो यूटिलाइज़ कर सकता है कि 3-4 फाइनल जो है वो कंटिन्यूसली फ़ोन के पहुँच के वो ट्रॉफी नहीं उठा सके। साउथ अफ्रीका का पहला टाइम है, दे शुड जस्ट ट्राई एंड बी देमसेल्फ एंड जस्ट एंजॉय द गेम, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल है कि दे हैव नथिंग टू लूज़, बिकॉज दे ऑलरेडी अचीव्ड कि जो पहले कभी तक फाइनल में नहीं आए। Although they are very focused on winning the trophy, but just enjoy the occasion, just be yourself, that's all. एक और बड़ा डिफरेंस है दोनों टीम्स की स्पोर्टिंग एज ए स्पोर्टिंग नेशन। साउथ अफ्रीका की जो मेन स्पोर्ट है जो वहाँ पे फॉलो की जाती है वो है रग्बी, जबकि इंडिया में क्रिकेट जो है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन। तो ये जो इवन क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप का, वहाँ के मैं अखबारें पढ़ा था तो उसमें आ रहा था कि बहुत ही रिलैक्स थे, कोई इतनी हाइप नहीं थी। जब तक वो फाइनल में गए हैं, अब वो फाइनल सेमीफाइनल का उन्होंने जीता है, तो उसके बाद वह साउथ अफ्रीकन्स को थोड़ा रियलाइज़ हुआ है या वो उसको एक्साइटमेंट हुई है कि जी हमारी टीम फाइनल में चली गई है। तो देन अगेन उस हवाले से भी साउथ अफ्रीका के ऊपर शायद इतना प्रेशर ना हो। और मैं समझता हूँ कि जो फॉर्मर प्लेयर्स गए हैं ग्राम्स इतने करीब तक गए, सेमीफाइनल तक गए, जिसमें चाहे शॉन पॉलक ले लें, एलन डॉलन ले लें, गैरी कस्टन ले लें, AB डिविलियर्स ले लें, फैफ डू प्लेसी ले, वो भी बहुत ज़्यादा, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होगी और करंट प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि उनको अगर और ये जीत जाते हैं तो उनकी जो एक रिग्रेट थी कि हम अपने कैरियर में अचीव नहीं कर सके, तो ये खिलाड़ी इनके थ्रू भी उनकी भी ख्वाहिश होगी कि बिल्कुल किसी भी नेशन के लिए वर्ल्ड कप का टाइटल जीतना बहुत बड़ी मैटर करती है। और आज एक जो बादशाह कौन होगा T20 की टीम का वर्ल्ड कप का, वो आज हम देखेंगे। अभी कुछ देर के बाद 7:30 बजे लोकल टाइम पे फाइनल स्टार्ट होगा। हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे 11 बजे शो टाइम विद रमीज़ राजा में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।